क्लास। तो अगला प्रश्न है आपका पद्माकर के पद का। बोरत तो बोरइयो पे निचोरत बने नहीं। बोरत तो बोरइयो पे निचोरत बने नहीं। इस वाक्य का, इस पंक्ति का अर्थ बताना है। गोपिका के मन में क्या भाव हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर लिखिएगा। कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई जो गोपी है, जो कृष्ण के प्रेम में डूब गई है, वो श्याम के रंग में डूबकर भी उसे निचोड़ना नहीं चाहती है। श्री कृष्ण ने उन्हें रंगा है तो वो श्री कृष्ण के रंग में डूब चुकी है और अपने आप को निचोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि वह रंग जो है उसके लिए बहुत प्रिय है। उसके प्रिय प्रेमी ने, कान्हा ने उस पर डाला है। उस श्याम रंग में उसके प्रियतम के प्रेम का रंग भी घुला हुआ है। सखी यह नहीं चाहती है कि उसके प्रिय का प्रेम रंग उस पर से कभी भी उतरे। वो कभी नहीं चाहती है कि उसका प्रेम रंग उसके शरीर से कभी उतरे। यही कारण है कि वह रंग जो है उसको निचोड़ना नहीं चाहती। इस पंक्ति में गोपिका के मन का प्रेम भाव दर्शाया गया। तो जब वो कृष्ण के प्रेम में के रंग में डूब जाती है तो वो कहती है कि श्री कृष्ण के प्रेम का रंग ऐसे मुझ पे चढ़ चुका है, अब मैं अपने आप को निचोड़ना नहीं चाहती हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि मैं अपना रंग निचोड़ूँ। तो इससे जो गोपिका है उसके प्रेम भाव का, उसके हृदय के प्रेम का पता चलता है। 7वां प्रश्न, पद्माकर ने किस तरह भाषा शिल्प से भाव सौंदर्य को और अधिक बढ़ाया है? उदाहरण सहित बताइए। पद्माकर की रचनाओं की भाषा क्या है? ब्रज है। उनकी भाषा कैसी है? बहुत सरल है, व्यवस्थित है और प्रवाहपूर्ण है। भाषा की गतिशीलता तथा प्रवाहमयता की दृष्टि से देखा जाए तो सवैया और कवित्व पर जैसा अधिकार मतलब पद्माकर का था, वैसा अधिकार किसी और कवि का नहीं दिखता है। रीतिकालीन कवि थे वो। कवि ने बताया है कि जो भी कवि के बारे में बताया गया है कि जो भी उनका लेखन कार्य था वो बिल्कुल अलग ही था। भाषा पर उनका बहुत अलग ही पकड़ थी। इस कारण से उन्होंने भाषा शिल्प के से जो भाव सौंदर्य है उसको और अधिक बढ़ाया भी है, जिसे हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ भी सकते हैं। चित्रात्मकता। पद्माकर के काव्य में सर्वत्र चित्रात्मकता दर्शन होते हैं। वे लाक्षणिक शब्दों से सूक्ष्म जो भाव की अनुभूतियाँ हैं उनको पूरे परिवेश में साक्षात चितार्थ कर देते हैं। जैसे कि औरे भांति कुंजन में गुंजरत भीड़ भौर, औरे डौर झौरन पे बौरन के हवे गए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चित्रात्मकता जो है वो उभर के आती है और उस भाव का अनुभव होता है। ध्वन्यात्मकता। पद्माकर के काव्य में ध्वन्यात्मकता है जो कि शब्दों का सुंदर चयन और ध्वनि सौंदर्य जो है वो बढ़ाता है। इसमें भाव सौंदर्य भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। जैसे कि कहे पद्माकर सु, औरे भांति गलियानी, छलिया छबीले छैल, औरे छवि छवै गए। तो इधर पद्माकर जो कहते हैं कि जो गली के जो सुंदर लड़के हैं वो बिल्कुल छैल छबीले बन गए हैं। उनकी छवि जो है वो छैल छबीले की जैसी है। संगीतात्मकता। तो पद्माकर की रचनाओं में गेयता का गुण है और पदों में जो है वो मधुरता है और साथ साथ उन्हें गाया भी जा सकता है। ये गीत जो है वो गाने के समान है। तो उनके काव्य में संगीतात्मकता है, ध्वन्यात्मकता है और चित्रात्मकता। भौरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में, मंजुल मलारन को गावनो लगत है। कहे पद्माकर गो मानहु ते मानहु ते, प्राणहु ते प्यारो मन भावनो लगत है। मोरन को सोर घंगोर चहु ओरन, हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है। नेह सर सावन में बेह भर सावन में, सावन में झूलिबो सुहावनो लगत है। तो यहाँ पे ये गीत के समान है, इसे गाया जा सकता है। अलंकारिकता। तो पद्माकर के काव्य का प्राण है। इस काव्य में पग पग पर अलंकार देखने को मिलते हैं, जिससे भाव सौंदर्य में वृद्धि होती है। छलिया छबीले छैल, औरे छवि छवै गए में अनुप्रास अलंकार है। हो तो श्याम रंग में चुराए चित चोरा चोरी।
यहाँ पे श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो अलंकार उनको बहुत प्रिय है, पद्माकर के भाषा शैली में अलंकार बहुत प्रिय हैं उनको। अगला प्रश्न है, तीसरे छंद में कवि ने सावन ऋतु की किन किन विशेषताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है? तो कवि पद्माकर ने अपनी कविता में सावन ऋतु को अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण बताया है। और इस कविता में कवि कहता है कि सावन में सुहावने मौसम में वन और लताएं झाड़ियों में घूमते हुए जो भौरे हैं, उनका गुंजार है वो राग मल्हार की तरह लग रहा है, मैं गाए जा रहे गीत के समान लग रहा। इस ऋतु में प्रियतम का मानो प्राणों से भी अधिक प्यारा लगने लगता है, वो नाराज हो जाए तब भी प्यारा लगता है। काली घटाओं को देखकर चारों ओर आवाज़ करते हुए जो मोर है, उसका शोर और जगह जगह लगे हुए जो झूले हैं, सावन ऋतु के सौंदर्य को और भी बढ़ा दे रहे हैं। तो मोर का शोर और भौरों का शोर, झूले का शोर जो है ये इसके सौंदर्य को बढ़ा रहा है। इस समय बादलों का बरसना, प्रिय प्रेम रस से परिपूर्ण करना और झूला झूलना अत्यंत सुहाना लगता है। तो सावन के महीने में भौरों का गुंजार करना, मोर का पूरे जंगल में शोर करना केका की ध्वनि से, झूले लगना, प्रेमिका का रूठना पर और भी प्यारा लगना। सावन ऋतु में ये सारी चीज़ें कवि को बहुत आकर्षित लगती हैं। तो सारे प्रश्न उत्तर कर लीजिएगा। इसके बाद व्याख्या दिया गया है, तो व्याख्या आपको मैं जब भेजूंगी तो आप उसी में से देखकर लिख लीजिएगा, अन्यथा आप इसे टिक करके सिर्फ याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपके ये पूरे काव्य का व्याख्या और प्रश्नोत्तर समाप्त हो गए। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।